हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड नंबर 83, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर्स शो से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। इसलिए हर संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर्स शो का एक नया एपिसोड आता है, जिसको आपको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना है और नोट्स वगैरह अच्छे से मेंटेन करते हुए चलिएगा। आपकी करंट अफेयर की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते काफी सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने, जो कि आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। नई दिल्ली में इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट के 7वें एडिशन का आयोजन कराया जा रहा है। इस समिट का आयोजन करा रहा है नीति आयोग, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इस समिट के जो हेड है, एक तरीके से इसके जो चेयरपर्सन है, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ही है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो समिट चलने वाली है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 दिसंबर से हुई थी। 3 दिन की ये समिट है। 17 दिसंबर 2022 तक ये समिट नई दिल्ली के अंदर चलने वाली है। इस बार इस समिट के अंदर जो चर्चा की जा रही है, वो जल और नदियों के ऊपर चर्चा की जा रही है। यानी कि जो छोटी छोटी नदियां हैं भारत के अंदर, वो बड़ी बड़ी घाटियों के अंदर विलुप्त हो रही है, उनके ऊपर चर्चा की जा रही है। साथ ही नदियों के रिस्टोरेशन के ऊपर प्लानिंग की जा रही है। ग्लोबली से, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर से जल और नदियों के जो विशेषज्ञ हैं, इनके जो रिसर्चर हैं, वो इस समिट के अंदर शिरकत लाते हैं और नदियों को कैसे रिस्टोर किया जा सके, कैसे नदियों को स्वच्छ और साफ बनाया जा सके, कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, इसके ऊपर चर्चा करते हैं और प्लानिंग करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार इस समिट का जो थीम था, विषय था, नोट करके चलिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में वो थीम है एक बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। इस थीम को इंग्लिश में हम बोलेंगे रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। नोट करिएगा, एग्जाम में गारंटीडली पूछा जाएगा कि इस बार 7th इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का थीम क्या था, विषय क्या था। रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन, इस बार इसका थीम था। और इस बार इस समिट में 5 P's मतलब 5 P के ऊपर फोकस किया गया, जिसका मतलब होता है पीपल, पॉलिसीज, प्लान, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। यानी कि बहुत सारे प्लान्स और प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे रिवर्स के रिस्टोरेशन के लिए। तो याद रखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन इस थीम के ऊपर लिखी हुई है। इस बार 7वां इंडियन वाटर इंपैक्ट समिट का आयोजन दिल्ली के अंदर कराया गया। कहां पर कराया गया? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर कराया गया। इसकी शॉर्ट फॉर्म IWIS है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसके अंदर जल और नदियों के ऊपर चर्चा की जाती है। वैल्यूइंग वाटर, ट्रांसफॉर्मिंग गंगा के ऊपर चर्चा की है। 15 से 17 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन कराया गया। क्लियर है, याद रहेगा। और नीति आयोग ने इसका आयोजन कराया है, तो नीति आयोग के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। साथ ही नीति आयोग के फिलहाल CEO कौन है? मैंने यहां नोट डाउन कर दिया, श्री परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के फिलहाल CEO है। सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, न्यूजीलैंड ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए पारित किया वर्ल्ड फर्स्ट टैबको लॉ। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर टैबको लॉ पारित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने आने वाली जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टैबको लॉ पारित कर दिया है। अब ये वर्ल्ड फर्स्ट टैबको लॉ है क्या? इस कानून में क्या क्या कहा गया है? फ्रेंड्स, इस कानून में न्यूजीलैंड सरकार ने एक कट ऑफ डेट रखी है, जो कि है 1 जनवरी 2009। यानी कि दोस्तों, न्यूजीलैंड में 1 जनवरी 2009 को या फिर उसके बाद जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, वो टैबको नहीं खरीद पाएंगे, वो तंबाकू का एक तरीके से सेवन नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के लिए तंबाकू बैन हो चुका है न्यूजीलैंड के अंदर। क्लियर है। और न्यूजीलैंड सरकार ने 2025 तक टारगेट रखा है कि वो न्यूजीलैंड को फ्री टैबको बना देने वाले हैं। क्लियर है। तो एक बहुत ही जबरदस्त सा कानून न्यूजीलैंड सरकार ने पारित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, साथ ही न्यूजीलैंड के अंदर जो सुपरमार्केट्स है, उनके अंदर जो टैबको है, वो भी उनकी बिक्री भी बैन कर दी है। केवल जो अब टैबको मिलेगा वो लोकल मार्केट में बाहर दुकानों पर मिलेगा। और साथ ही अगर किसी को टैबको तंबाकू खरीदना है तो उनको आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा काम इन्होंने करा है। और फ्रेंड, जो
जो इस कानून का उल्लंघन करता है उनको लगभग 1.5 लाख न्यूजीलैंड डॉलर का जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ ही उनको जेल भी हो सकती है। साथ ही फ्रेंड्स निकोटीन की मात्रा कम करने का भी आदेश दिया है न्यूजीलैंड सरकार ने तंबाकू के अंदर। तो फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा फैसला लिया है हाल ही में न्यूजीलैंड ने। अब सवाल एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है किसी बड़े एग्जाम में कि तंबाकू को लेकर भारत के अंदर भी क्या कोई कानून बनाया गया था कभी? जी हां, कानून बनाया गया था। भारत में तंबाकू नियंत्रण के उपाय है सिगरेट एक्ट 1975 पारित किया गया था, जिसके तहत जो तंबाकू है या फिर उसके जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर चेतावनी देनी होगी। जैसे कि लिखा रहता है ना तंबाकू के पैकेट के ऊपर कि तंबाकू जानलेवा है, ठीक है, ये मृत्यु का कारण बन सकता है, इससे कैंसर होता है, ये चीजें इसके तहत ही लिखी जाती है। साथ ही एडवर्टाइज में भी एक चेतावनी देनी होगी। तो ये जो चेतावनी दी जाती है वो 1975 सिगरेट एक्ट के तहत दी जाती है, जो कि भारत के अंदर किया गया। तो भाई ये वाला कानून मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, ये डेफिनेटली हमारे देश के अंदर भी होना चाहिए। अब न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया विस्टाडोम कोच। हाल ही में फ्रेंड्स इंडियन रेलवे ने विस्टाडोम कोच लॉन्च कर दिया है। ये करने का उद्देश्य है ताकि भारत के अंदर विजिटर्स को बढ़ावा दिया जा सके। विजिटर्स जो हैं वो घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए ट्रेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। देखिए फ्रेंड्स विस्टाडोम कोच है क्या? इन कोचेस को काफी सारी ट्रेनों के साथ जोड़ा जाएगा। विस्टाडोम कोचेस देखने में कुछ इस तरीके से लगेंगे। ये होते क्या है? विस्टाडोम कोच यूरोपियन स्टाइल के कोच होते हैं जिसमें बड़ी कांच की विंडो होती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। साथ ही कोच की छत पर कांच पैनल होता है, यानी कि जो कोच की छत हो रही है ना, कांच का पैनल होता है, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट होता है, आप आर पार उसके देख सकते हैं। साथ ही एंटी ग्लेयर डिस्प्लेज होती है कोचेस के अंदर। साथ ही हाईटेक सुविधाएं होती है विस्टाडोम कोच के अंदर। साथ ही इसमें 360 डिग्री रोटेटिंग सीट्स भी होती है, यानी कि अगर आप विस्टाडोम कोच की किसी सीट पे बैठे हुए हैं तो उसको आप चारों तरफ 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं, व्यू का आनंद उठा सकते हैं। शुरुआती दौर में पहले चरण में टोटल 33 विस्टाडोम कोचेस डिफरेंट ट्रेनों के साथ जोड़ी गई है और उन सभी ट्रेनों के साथ जोड़ी गई है जो कि भारत के बहुत बड़े बड़े टूरिज्म स्पॉट तक जाती है, यानी कि जो घूमने की जगह है ना, बहुत इंटरेस्टिंग विजिटर स्पॉट्स है, वहां तक ये ट्रेन जाती है। यानी कि अब आप विस्टाडोम कोच में बैठ के भारत के का भ्रमण कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट पैलेसेस पर जा सकते हैं। तो वही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा हाल ही में विस्टाडोम कोच किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे है उसके मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, भारत में पहली बार मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार हुई लॉन्च। तो फ्रेंड्स हाल ही में मारुति सुजुकी ने भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार लॉन्च कर दी है जिसका नाम है वैगन आर। इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो भाई वैगन आर अभी तक तो आपने पेट्रोल डीजल सेगमेंट में आई होप देखी होगी, लेकिन अब से वैगन आर भारत का पहला फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल भी बन चुका है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स इसकी लॉन्चिंग में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि नितिन गडकरी जी वो भी शामिल थे। अब सबसे पहले समझते हैं कि भाई फ्लैक्स फ्यूल कार होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स फ्लैक्स फ्यूल कार जो होती है ना वो पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्सचर से चलती है, यानी कि ये जो ईंधन है वो पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है। अब समझिए इथेनॉल होता क्या है। अगर आपने 10th या 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने जरूर सुना होगा। यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया एथेनॉल की। एथेनॉल इज अ रिन्यूएबल फ्यूल मेड फ्रॉम कॉर्न एंड अदर प्लांट मटेरियल्स। एथेनॉल is a volatile, flammable, colorless liquid with a characteristic wine-like odor and pungent taste। देखिए जो एथेनॉल है एक लिक्विड होता है जो कि प्लांट मटेरियल से प्राप्त होता है, साथ ही फ्लेमेबल है यानी कि ज्वलनशील है, साथ ही कलरलेस लिक्विड है यानी कि ऐसा लिक्विड है जिसका कोई कलर नहीं है जैसे कि पानी होता है हमारा, साथ ही वाइन लाइक ऑडर यानी कि जिसकी खुशबू जो होती है ना, जो सुगंध होती है वो वाइन जैसी इसके अंदर खुशबू होती है, साथ ही पंजेंट टेस्ट होता है यानी कि थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा चटपटा टाइप का, तीखा टाइप का इसका टेस्ट होता है। केमिकल फॉर्मूला होता है एथेनॉल का C2H6O। C2H6O। तो फाइनली फ्रेंड्स ये जो वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है ये एथेनॉल के मिश्रण से चलने वाली है। काफी सारे लोग बोल देते हैं कि केवल एथेनॉल से चलेगी, एथेनॉल से नहीं चलेगी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है E20E85। इसका मतलब होता है कि इसमें 20% एथेनॉल रहने वाला है इसके ईंधन में और 85% पेट्रोल, यानी कि 20% एथेनॉल 85% पेट्रोल के मिक्सचर से ये कार चलने वाली है। ये फ्यूल मतलब ये फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है चलने वाला है, इसी को बोलते हैं फ्लैक्स फ्यूल। ठीक है,
यानी कि एथेनॉल और पेट्रोल के मिक्सचर को फ्लेक्स फ्यूल एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। यानी कि लेस एमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको भी 79% तक ये कम कर देगा। तो इसके काफी सारे बेनिफिट है। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जैसे कि अमेरिका है, उसमें 85% व्हीकल्स जो है वो फ्लेक्स फ्यूल पर ही चलते हैं। और फ्रेंड्स, इस कार को मेक इन इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। क्लियर है? इतना समझ गए तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में कौन सी पहली मास सेगमेंट वाली फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार लॉन्च की गई? तो आंसर हो जाएगा वैगन आर है। मारुति सुजुकी ने करी। किसने इसको लॉन्च किया? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी है, उन्होंने इसको किया। और इसका मतलब क्या होता है फ्लेक्स फ्यूल का, मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है भाई, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया लद्दाख में। तो दोस्तों, भारत का पहला इकलौता डार्क स्काई रिजर्व स्थापित कर दिया गया है। कहां पर? लद्दाख में एक जगह पड़ती है हानले, वहां पर इस डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना करी गई। सबसे पहले समझते हैं डार्क स्काई होता क्या है, डार्क स्काई किस जगह को बोला जाता है, या फिर किस जगह को डार्क स्काई का दर्जा दिया जाता है। देखिए फ्रेंड, जहां पर लेस आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस होता है। आर्टिफिशियल लाइट किसको बोलते हैं? जैसे कि आपकी टॉर्च की लाइट हो गई, या फिर जो आप एलईडी बल्ब जलाते हैं वो आर्टिफिशियल लाइट होती है, या फिर आपकी बाइक की लाइट, कार की लाइट, ये सभी आर्टिफिशियल लाइट होती है। नेचुरल लाइट जो कि सनलाइट है वो नेचुरल लाइट होती है। यानी कि जिस जगह पर आर्टिफिशियल लाइट का एमिशन बहुत कम है उसी को हम बोल सकते हैं डार्क स्काई। या फिर एक और सिंपल सी डेफिनेशन से आप समझ लीजिए, जहां पर लेस लाइट पोल्यूशन होता है। और लेस लाइट पोल्यूशन वहीं पर होगा जहां पर लेस पॉपुलेशन होगी। मतलब अगर कहीं पर पॉपुलेशन आबादी कम है तो जाहिर सी बात है वहां पर लाइट एमिशन भी बहुत ही कम होगा। इसलिए उसी जगह को डार्क स्काई रिजर्व या फिर डार्क स्काई पार्क या फिर डार्क स्काई पैलेस घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वहां से जो नाइट में जो स्टार हैं, तारे हैं, उनकी विजिबिलिटी काफी अच्छी होती है। अगर वहां पर पॉपुलेशन कम है तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन भी कम होगा, वहां पर विजिबिलिटी ज्यादा होगी, एमिशन वहां पर कम होगा, कार्बन का भी एमिशन कम होगा, लाइट का भी एमिशन कम होगा, इसलिए तारों की विजिबिलिटी वहां से बढ़ जाती है। और ऐसी इकलौती जगह लद्दाख के अंदर है हानले। इसीलिए भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना करी गई है, क्योंकि दोस्तों हानले जो है लद्दाख में वो समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर ऊपर है। और साथ ही ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ये टोटल 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। क्लियर है? अब दोस्तों आपके माइंड में एक और सवाल उठ रहा होगा कि ये जो डार्क स्काई रिजर्व होता है इसकी घोषणा कौन करता है, इसकी देखरेख कौन करता है, या फिर इसकी पहचान कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स, एक एसोसिएशन होती है जिसका नाम है IDSA, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जो कि अमेरिका के अंदर है। ठीक है, ये एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है जो कि इस टाइप की साइट्स को पहचानता है और उनको डार्क स्काई रिजर्व या फिर डार्क स्काई पार्क या फिर डार्क स्काई सेंचुरी, डार्क स्काई पैलेस घोषित कर देता है। यानी कि ऐसी जगह जो कि एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा दे सके और जहां पर विजिबिलिटी ज्यादा हो, जहां पर लेस लाइट एमिशन कम हो, पॉपुलेशन कम हो, ऐसी जगह को डार्क स्काई रिजर्व या फिर डार्क स्काई पॉइंट घोषित करता है। क्लियर है? और ये जगह पाई गई है हानले के अंदर। और फ्रेंड, जो डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना करी गई है वो किस किस ने मिलकर करी है? उसमें एक हमारा था द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, साथ ही जो बेंगलुरु के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन दोनों ने मिलकर इस भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना करी है। यहां पर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे टेलीस्कोप यानी कि बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनों की स्थापना करी गई। लगभग 10 टेलीस्कोप की स्थापना करी गई और हानले के डिफरेंट विलेजेस के अंदर उन टेलीस्कोप को सेट किया गया। जगह जगह कैंपिंग करके उन टेलीस्कोप को सेट किया गया, जिससे जो विजिटर्स हैं, जो टूरिज्म है, वो आकर्षित होंगे, वो आएंगे। साथ ही जो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं वो ऑब्जर्व कर पाएंगे, स्काई को ऑब्जर्व कर पाएंगे, तारे जो हैं, स्टार्स हैं, उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि यहां से विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है इन कंपैरिजन ऑफ अदर पैलेसेस। यहां पर आपको तारे थोड़े साफ दिखाई देंगे, थोड़े बड़े दिखाई देंगे, थोड़े नजदीक दिखाई देंगे, चीजें आपको थोड़ी क्लियर दिखाई देंगे। क्लियर है? तो इसकी जो स्थापना करी गई, इसका उद्देश्य यही है ताकि एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और जहां पर भी डार्क स्काई रिजर्व लगाया जाता है वहां की इकोनॉमी डेफिनेटली बढ़ती है, क्योंकि वहां पर विजिटर्स आते हैं, वहां पर डेवलपमेंट बढ़ती है। और इसके तहत वहां के जो लोकल लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग दी गई है ताकि जो विजिटर्स हैं, जो टूरिज्म है, उनको वो गाइड कर सके, उनकी हेल्प कर सके एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी डार्क स्काई रिजर्व वर्ल्ड वाइड के अंदर 20 है, जिसमें से
हमारा 7 तो यूनाइटेड किंगडम में है, 4 फ्रांस में है, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में 2-2 है, साथ ही न्यूजीलैंड, कनाडा, नाम्बिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एक डार्क स्काई रिजर्व है और अब भारत के अंदर भी हो गया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो काफी टाइम से, लगभग 1 साल से न्यूज के अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ था, तो एग्जाम में गारंटीली पूछा जाएगा। समझ गए क्या है डार्क स्काई रिजर्व? इससे क्या होता है, जैसे कि आपका टाइगर रिजर्व होता है जहां पर आप टाइगर देखते हो, जहां पर आप वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस करते हो, ये डार्क स्काई रिजर्व है जहां पर आप एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स को थोड़ा करीब से एक्सपीरियंस कर पाओगे, आप तारे वगैरह थोड़ा अच्छे से देख पाओगे, उनको ऑब्जर्व कर पाओगे अगर आपको इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा लंबा हो गया ना। GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता स्पाइस जेट ने। GMR क्या है? देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप है जिसकी फुल फॉर्म होती है गांधी मल्लिकार्जुना राव, जिसकी स्थापना गांधी मल्लिकार्जुना राव ने ही की थी, 1938 में की थी। ये जो ग्रुप है या फिर जो फाउंडेशन या फिर ये जो कंपनी है, इसका काम होता है डेवलप्स, ऑपरेट एंड मैनेज एयरपोर्ट, यानी कि जो एयरपोर्ट है भारत के अंदर या फिर वर्ल्ड में भी, उनको ऑपरेट करने का काम होता है, उनको मैनेज करने का काम होता है, उन एयरपोर्ट को डेवलप करने का काम होता है। साथ ही मेजर एनर्जी है उनको यूटिलाइज करना, साथ ही एयरपोर्ट के आसपास जो हाईवेज है या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड करने का GMR ग्रुप्स का काम होता है। ठीक है, भारत के अंदर भी है। तो भारत के अंदर ज्यादातर जो एयरपोर्ट है वो GMR ही कंट्रोल करता है, उनको डेवलप करता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, साथ ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, GMR दिल्ली एयरपोर्ट हर साल एक अवार्ड का आयोजन करता है। उस अवार्ड का नाम होता है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है। हर साल ये किसी ना किसी जो हमारी स्पेस जेट कंपनीज होती हैं, एयरलाइंस होती हैं, उनको दिया जाता है। इस बार ये जो अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए, वो स्पाइस जेट को दिया गया है। स्पाइस जेट ने अवार्ड जीता है। ये अवार्ड क्यों जीता है स्पाइस जेट ने? क्योंकि स्पाइस जेट को उसके सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस प्रदर्शन और सुरक्षा के बेहतर उपायों के लिए किया गया। क्योंकि फ्रेंड्स, अवार्ड का नाम ये सेफ्टी परफॉर्मर, यानी कि जो सेफ्टी के क्षेत्र में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, यानी कि उनके जो पैसेंजर्स हैं उनको सेफ रखेगा, सेफ्टी के नए नए उपाय सुझाएगा, नए नए उपायों के ऊपर काम करेगा, उसको यह अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार GMR दिल्ली एयरपोर्ट सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ईयर दिया गया है स्पाइस जेट को, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और जो GMR है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। इसकी फुल फॉर्म होती है गांधी मल्लिकार्जुना राव। भोपाल में आयोजित किया जाएगा 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। दोस्तों, हर साल भारत के किसी न किसी राज्य के अंदर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस बार इस फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन भोपाल के अंदर किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को विज्ञान का महाकुंभ कहा जाता है, विज्ञान का बहुत बड़ा मेला कहा जाता है। इस बार इसका जो आयोजन कराया जाएगा वो 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2022 तक कराया जाने वाला है। इसका जो आयोजन कराएंगे, एक तरीके से इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं, इसके जो हेड रहते हैं या फिर इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इस बार 8वें संस्करण का आयोजन किसने कराया, इसका आयोजन क्यों कराया जाता है? दोस्तों, आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन के मामले में भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में एक महारत हासिल किया है और वर्ल्ड वाइड भी भारत को अच्छी रैंकिंग मिल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। इसलिए इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके अंदर साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए दिग्गज जो है भारत के अंदर वो शिरकत लाते हैं। साथ ही वर्ल्ड वाइड भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े साइंटिस्ट हैं या फिर रिसर्चर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी इसके अंदर शिरकत लाते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग 8000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करने को बोला जाता है, हर साल करते हैं। साथ ही जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं वो भी इसमें शिरकत लाते हैं। साथ ही जो लोकल लोग हैं वहां के लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करते हैं, कैसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, स्टूडेंट कुछ करना चाहते हैं, वो अपना प्लान शेयर करते हैं। साथ ही ये जो दिग्गज है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड के, वो उनको राय देते हैं, उनको वो चर्चा देते हैं, साथ ही उनको वो बढ़ावा भी देते हैं। साथ ही जो युवा साइंटिस्ट है उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है इस बार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के अंदर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में इस बार इसका
आयोजन कराया जा रहा है। विज्ञान का महाकुंभ इसको बोला जाता है। इसके हेड कौन है या फिर इसके चेयरपर्सन कौन है? जितेंद्र सिंह है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहने वाले हैं। क्लियर है? 21 से 24 जनवरी तक इसका आयोजन कराया जा रहा है। बाकी की डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भोपाल के अंदर है, वहां पर इसका आयोजन कराया जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। फ्रेंड्स, लगभग 2016 में इसका जो शिलान्यास करा था, इसकी जो नींव डाली थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही डाली थी और फाइनली हाल ही में इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और फ्रेंड्स, ये गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भारत के अंदर लगभग 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शायद उत्तर प्रदेश के पास होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम रखा गया है वो स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे रखा गया, क्योंकि वो 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी वो भारत के रह चुके हैं। तो उनके नाम पर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। साथ ही इस एयरपोर्ट की जो टोटल लागत है 2870 करोड़ रुपए में खर्चा आया है। इसको जो स्थापित किया गया, मोपा एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है गोवा के अंदर, वहां पर इसकी स्थापना करी गई है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। इससे पहले डैबोलिम जो कि एक गांव है, डैबोलिम एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इकलौता गोवा का था। तो अब 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, एक तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, एक डैबोलिम एयरपोर्ट हो गया गोवा के अंदर। क्लियर है? ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर। याद रहेगा, कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, हाल ही में किस राज्य के अंदर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा गोवा का। नेक्स्ट है, एक और सफल परीक्षण हुआ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का। दोस्तों, आपको पता ही होगा, अग्नि 5 भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है, जो कि एक स्वदेशी मिसाइल है जिसका निर्माण डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। इसका पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 में किया गया था। हाल ही में इसका एक और सफल परीक्षण कर लिया गया है। और आपको पता है, हाल ही में 6-7 दिन पहले भारत और चीन की सेना के बीच में झड़प हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हुई थी। क्लियर है? जो कि एलएसी पड़ता है। और इसी बीच, यानी कि इतना टाइम नहीं बीता, भारत ने इसका एक और सफल परीक्षण कर लिया, यानी कि एक तरीके से ये जवाब है चीन को। ठीक है? तो दोस्तों, आपको अग्नि 5 के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं। इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दिया। अग्नि 5 है क्या? अग्नि 5 इज अ न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसको इसलिए बोला जाता है, यानी कि एशिया के किसी भी देश के ऊपर यहां से हमला कर सकते हैं। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्लियर है? डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको बता चुका हूं। द मिसाइल इज बिलीव्ड टू हैव अ रेंज ऑफ अराउंड 5000 to 5500, यानी कि इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से लगभग 5500 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन चाइना के कुछ रिसर्चर जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि इसकी जो रेंज है वो लगभग 8000 किलोमीटर है। यानी कि चाइना वालों को इतना खौफ है कि वो तो ये कहते हैं कि भाई अग्नि 5 जो भारत के पास मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर है, लेकिन भारत झूठ बोलता है कि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। तो जो सोचने दीजिए। फिलहाल इसकी जो रेंज है, डीआरडीओ का कहना है कि वो 5000 के आसपास इसकी रेंज है। हाल ही में इसका एक और सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट पर, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहां से इसका एक सफल परीक्षण किया गया। इसी गुरुवार को इसका सफल परीक्षण किया गया, जिसमें पता चलता है कि अब यह मिसाइल पूरा एशिया, साथ ही आधा यूरोप, रूस, यूक्रेन के साथ राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। यानी कि इन सभी को एक झटके में अग्नि 5 खत्म कर सकती है। इसलिए इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोला जाता है। एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ये एक मिसाइल है। फ्रेंड्स, इसकी जो स्पीड है वो लगभग 29,401 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यानी कि आवाज जो साउंड की स्पीड होती है लगभग 24 गुना उससे भी ज्यादा है। इसकी जो लंबाई है लगभग 17 मीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है 2 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसका जो वजन है वो लगभग 50 टन इसका वजन है। पहला परीक्षण बता चुका हूं, वो 19 अप्रैल 2012 में हुआ था। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल मिसाइल कौन सी है, अग्नि 5 है, जिसका हाल ही में एक और सफल परीक्षण किया गया। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। इसकी रेंज के बारे में पूछा जा सकता है, 5000 इसकी रेंज है। ये एक न्यूक्लियर
कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चीज याद रखिएगा, ऐसा एग्जाम में पूछ ले जा सकता है। क्लियर है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपको पता ही होगा हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, जिसमें गुजरात के अंदर तो सीएम भूपेंद्र सिंह जी को ही बनाया गया, बीजेपी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर नए मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रही हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और इनके साथ ही पहली बार हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है, जो कि मुकेश अग्निहोत्री जी को बनाया गया, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसी भी स्टेट के सीएम को शपथ कौन दिलाता है, उस स्टेट के गवर्नर दिलाते हैं। हिमाचल प्रदेश के करंट में गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। एग्जाम में बहुत बार सीएम और गवर्नर्स के बारे में पूछा जाता है, मैं आपको टॉपिक्स में अक्सर बताता हूं, तो याद रखिएगा ये बिलोंग करते हैं भाई कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है और ये दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी है। 2019 में इनको डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में चुनाया गया था। और ये जो नई सरकार बनी है ये गठबंधन सरकार है, जिसमें लिबरल साथ ही सोशल डेमोक्रेट्स जिस पार्टी से बिलोंग करती है, साथ ही मॉडरेट्स के साथ इन्होंने मिलकर गठबंधन करके सरकार बनाई है। और ये डेनमार्क के अंदर पहली बार हुआ है कि विपक्ष पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई गई है। तो तीन पार्टी एक साथ मिली तब जाके डेनमार्क के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है मेटे फ्रेडरिक्सन को। और डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है। एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है, स्पेशली एसएससी कांस्टेबल जीडी एमटीएस के एग्जाम में, कि भाई डेनमार्क की कैपिटल के बारे में बताइए। कोपेनहेगन कैपिटल है डेनमार्क की। नेक्स्ट है, और भाई डेनमार्क की दूसरी महिला है और सबसे यंग डेनिश महिला प्रधानमंत्री है डेनमार्क की। नेक्स्ट है, डब्ल्यूएचओ के अगले चीफ साइंटिस्ट होंगे सर जेरेमी फेरार। दोस्तों डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में नॉमिनेट किया गया सर जेरेमी फेरार को, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और फिलहाल डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट कौन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने लिख दिया, सौम्या स्वामीनाथन। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि ये एक इंडियन है जो कि इंडियन पेडिस्ट्रियन एंड क्लिनिकल साइंटिस्ट है। तो फिलहाल डब्ल्यूएचओ की जो चीफ साइंटिस्ट है वो सौम्या स्वामीनाथन है, जो कि एक इंडियन है। इनकी जगह लेने वाले हैं सर जेरेमी फेरार लेने वाले हैं। डब्ल्यूएचओ के नए चीफ साइंटिस्ट ये बनेंगे। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इनको नियुक्त किया जाएगा एज अ चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, यानी कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ की देखरेख करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर बताइए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो गठन हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ था। क्लियर है, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर एक साथ किया था, समझ गए। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। दोस्तों हाल ही में 10 दिसंबर गया है तो इसी दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। इंग्लिश में इसको ह्यूमन राइट डे बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी घोषणा पहली बार 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने करी थी। शायद इस दिन को मनाने की शुरुआत 10 दिसंबर 1950 से हो गई थी। लगभग 60 साल हो गए हैं इस दिवस को मनाते हुए। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है ताकि दुनिया भर के लोगों को मानव अधिकार के प्रति, मानव अधिकार के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। क्लियर है, मानव अधिकार ह्यूमन राइट की अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल इस दिवस को 10 दिसंबर को दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है। क्लियर है, समझ गए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर साल इस दिवस को एक अलग विषय, एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का जो थीम था, नोट करिए, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इस बार ह्यूमन राइट डे का थीम था, जो कि 10 दिसंबर को मनाया गया। थीम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ह्यूमन राइट डे एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिए सभी चीज। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और उम्मीद करता हूं आपने नोट्स बहुत ही अच्छे से बना लिए होंगे और आप डेली इन सभी को रिवाइज करोगे। एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। पूरे हफ्ते के करंट अफेयर आपके लिए लेकर आता हूं। पूरे हफ्ते सभी करंट अफेयर को एनालाइज करता रहता हूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल वही लेकर आता हूं। फालतू का कुछ भी हम यहां पर डिस्कस नहीं करते। तो फ्रेंड्स
चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लोगे और हर संडे दी करंट अफेयर शो का नया एपिसोड आता है, उसको भी आप फॉलो करते रहिएगा। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं सोनू अहलावत के नाम से। सभी इंपोर्टेंट अपडेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं और सभी इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल, पीडीएफ फाइल, अनाउंसमेंट भी आपको वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।